नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की बहुत मशहूर कहानी बड़े भाई साहब पर। जी हाँ, क्लासिक है बिल्कुल। हाँ, और हमारे पास ना इस कहानी का सार और कुछ एनालिसिस है। मतलब जो नोट्स वगैरह होते हैं, खासकर स्कूल के बच्चों के लिए, जैसे 10वीं क्लास के। अच्छा। तो आज हम इसी जानकारी के सहारे कहानी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। बढ़िया, मतलब सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे की बात है। हाँ बिल्कुल, जैसे दोनों भाइयों का रिश्ता कैसा था, पढ़ाई और जिंदगी के तजुर्बे पर कहानी क्या कहती है, और इसमें छुपे मैसेज क्या है। ये बातचीत उन सब के लिए है जो इस कहानी को थोड़ा बेहतर समझना चाहते हैं। जी। तो कहानी में एक छोटा भाई है, मस्त मौला, खेलने कूदने वाला। हाँ। और एक बड़ा भाई जो हमेशा पढ़ता रहता है। बस इसी नोक झोंक और नसीहतों से शुरू करते हैं। तो छोटा भाई क्या करता था वो दिन भर? खेलने का शौकीन, बिल्कुल। ये जो हमारे पास जानकारी है वो बताती है कि छोटा भाई, मतलब जो कहानी सुना रहा है, वो तो बस वरदान का राजा था। हाँ। कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर कूद जाना, अच्छा। फाटक पर सवार होके मोटर कार चलाना। मतलब पूरी शरारतें। हाँ। बिल्कुल बच्चा। और फिर फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, सब। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जरूर था उसने, हाँ। पर खेल के चक्कर में पहले ही दिन वो टाइम टेबल हवा हो गया। वो कहाँ टिकने वाला था। टाइम टेबल बनते ही हैं तोड़ने के लिए, शायद उसके लिए तो यही था। लगता तो यही है। हाँ। दूसरी तरफ है बड़े भाई साहब। बिल्कुल उलट। हाँ जी बिल्कुल, उनसे 5 साल बड़े, पर क्लास में सिर्फ 3 दर्जे आगे। हाँ, ये बात भी है। जो हमारे पास डिटेल्स हैं हाँ। कि जब छोटा 9 साल का था और 5वीं में, हम्म। तो बड़े भाई साहब 14 के होकर भी 9वीं में थे। सोचिए जरा। और मेहनती बहुत, मतलब हमेशा पढ़ते हुए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात भी है कि दिमाग को आराम देने के लिए, या शायद पता नहीं क्यों, वो कॉपियों पे किनारों पर, हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। अच्छा, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, या फिर एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिखते रहते थे। कभी बेमतलब की तुकबंदी करते थे। मतलब वो पढ़ाई का प्रेशर था शायद, या बोरियत। हाँ, लगता तो यही है कि वो जो एक गंभीर छवि थी उनकी, उसके पीछे एक मन था जो कहीं और लगना चाहता था शायद, या बोझ महसूस करता था। तो दो बिल्कुल अलग दुनिया एक ही घर में, टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। एक बात जो बार बार आती है नोट्स में, वो है बड़े भाई साहब का सवाल, कहाँ थे? हाँ, वो तो तकिया कलाम जैसा था उनका। छोटा भाई जैसे ही बाहर से आया, पहला सवाल यही, एक तरह की निगरानी। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। जैसे हर वक्त नजर रखे हुए हैं। और फिर एक दिन तो हद हो गई। हाँ। जब छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर लौटा, तो बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। अच्छा। बुरी तरह डांटा। सिर्फ खेलने पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि तुम क्लास में फर्स्ट आ गए तो घमंड हो गया है तुम्हें। अरे। हाँ, रावण का उदाहरण दिया। बड़े बड़े अहंकारी मिट गए, तुम क्या चीज हो। और ये भी कहा कि नीचे की क्लास में पास होना क्या बड़ी बात है, असली मेहनत तो ऊपर की क्लास में लगती है। ये तो काफी कठोर बातें हैं। और ये भी कह दिया कि अगर खेलना ही है तो घर जाओ, दादा की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद करते हो यहाँ। ओ, ये तो बहुत बहुत ज्यादा हो गया किसी बच्चे के लिए सुनना। हाँ, सुनने में तो बहुत चुभता है, लेकिन अगर हम बड़े भाई साहब के नजरिए से देखें, जैसा ये विश्लेषण बताता है, तो उनकी डांट के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था। तो क्या था? एक गहरी सोच थी। वो तजुर्बे को, अनुभव को किताबी ज्ञान से ऊपर मानते थे। उनकी एक लाइन बहुत मशहूर है और यहां भी जिक्र है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। सही बात है। वो चाहते थे कि पढ़ाई की नींव मजबूत हो, रट कर पास होने का क्या फायदा। एक और बात कहते थे, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मतलब वो उसे जिंदगी के लिए तैयार कर रहे थे, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तरीका शायद सख्त था, पर इरादा शायद नेक था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। छोटा भाई फिर पास हो जाता है अच्छे नंबरों से। हाँ, दूसरी बार। अब बड़े भाई साहब फेल। ओहो, अब तो समीकरण बदल गए होंगे। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इसके बाद, जैसा ये नोट्स बताते हैं, छोटा भाई थोड़ा ज्यादा ही आजाद हो गया। अच्छा। थोड़ा बेपरवाह, शायद थोड़ा अहंकारी भी। कि अब क्या कहेंगे बड़े भाई साहब। मतलब अब वो डर कम हो गया। हाँ बिल्कुल, उसे लगा कि अब बड़े भाई साहब का वो रौब नहीं रहा, तो वो उनकी नरमी का, उनकी सहनशीलता का, कह सकते हैं कि गलत फायदा उठाने लगा। जैसे जैसे पढ़ाई कम कर दी,
ज्यादातर वक्त खेलने कूदने में। बड़े भाई का जो एक अदब था, एक डर था मन में, वो काफी हद तक निकल गया। और बड़े भाई साहब, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके मन में क्या चल रहा था? यही उनका कैरेक्टर और उभर कर आता है। बहुत मुश्किल में थे वो। उन्हें अपनी कितनी इच्छाएं दबानी पड़ती थीं। क्यों? क्योंकि वो छोटे भाई के सामने एक मिसाल बनना चाहते थे। ये जानकारी भी इशारा करती इसी तरफ। वो सोचते थे कि अगर मैं खुद बेराहे चलूंगा तो इसे क्या समझाऊंगा। हाँ, ये बात तो है। बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। बिल्कुल। तो उनकी वो सख्ती, वो डांट फटकार, वो सिर्फ अनुशासन नहीं था, वो उनकी जिम्मेदारी का एहसास था, एक बोझ था। वो छोटे भाई को सही रास्ते पर रखना चाहते थे और इसके लिए उन्हें खुद को रोकना पड़ता था बहुत सी चीजों से। और क्या ऐसा हो सकता है, जैसा ये एनालिसिस कहता है, कि छोटे भाई की जो कामयाबी थी पढ़ाई में, हाँ। उसका कारण कहीं ना कहीं बड़े भाई की यही डांट टपट थी? मतलब उसी डर से वो थोड़ा पढ़ लेता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसका अपना मन तो बिल्कुल नहीं था पढ़ने में। हाँ, वो तो खेलने में ही मस्त था। तो हो सकता है कि बड़े भाई की वो जो लगातार टोका टाकी थी, उसके डर से, अनजाने में ही सही, उसने थोड़ी पढ़ाई कर ली हो। तो जिसे वो जुल्म समझ रहा था, वही शायद उसकी मदद कर रहा था। हाँ, ये रिश्तों की परवरिश की एक अजीब सी सच्चाई है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये कहानी सिर्फ भाइयों के रिश्ते पर ही नहीं है, ये उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम पर भी कमेंट करती है ना? ओ हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा कमेंट है। एक तरह से व्यंग है ये उस सिस्टम पर जो सिर्फ रट्टा मारने और एग्जाम पास करने पर जोर देता था। बड़े भाई साहब जो दिन रात पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, वो इसी सिस्टम की, क्या कहते हैं, निरर्थकता को दिखाते हैं। सही बात। प्रेमचंद का मैसेज साफ था, जैसा ये नोट्स भी कहते हैं, कि भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर देना नहीं है, बल्कि समझ बढ़ाना है, बुद्धि को खोलना है, जिंदगी के लिए तैयार करना है। बड़े भाई साहब बार बार तजुर्बे की, अनुभव की बात करते हैं। कहते हैं कि अम्मा दादा पढ़े लिखे नहीं, पर दुनिया को हमसे ज्यादा समझते हैं। हाँ, और ये कहानी का एक सेंट्रल थीम है, अनुभव बनाम किताबी ज्ञान। बड़े भाई साहब के लिए असली ज्ञान किताबों में नहीं, जिंदगी जीने में है, दुनिया देखने में है, उम्र के साथ जो तजुर्बा आता है उसमें है। हाँ, वो कहते हैं कि घर का खर्च चलाना या बीमारी में देखभाल करना, ये सब बातें किताबें नहीं सिखा सकती। बिल्कुल। और ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या हम आज भी नंबरों को, डिग्रियों को ही सब कुछ मान रहे हैं और जो प्रैक्टिकल समझ है जिंदगी की, उसे अनदेखा कर रहे हैं? बड़े भाई साहब का कैरेक्टर इसी पर सोचने को मजबूर करता है। कहानी का जो एंड है वो बहुत ही इमोशनल है और यादगार भी। छोटा भाई वो कटी पतंग के पीछे भाग रहा है। हाँ, वो सीन तो जैसे आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। वो पूरी तरह से बस उस पतंग के पीछे भाग रहा है, अपनी सुध-बुध खोकर। बड़ा अच्छा लिखा है, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, एकदम बेखबर। और तभी बड़े भाई साहब सामने आ जाते हैं। हाँ, टकला जाता है उनसे। लेकिन इस बार उनका अंदाज अलग होता है। वो डांटते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहानी का क्लाइमेक्स है। वो उसे पकड़ते हैं, रोकते हैं और इस बार उसे समझाते हैं अनुभव और समझदारी का महत्व। लेकिन डांट कर नहीं, एक अलग तरीके से। वो मानते हैं कि हाँ, मेरा भी मन करता है खेलने का, पतंग उड़ाने का, कनकौवे लूटने का। अच्छा, वो ये कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि मेरा भी मन करता है, लेकिन अगर मैं ही रास्ता भटक जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हें कौन संभालेगा? ये एक तरह का कन्फेशन है उनकी तरफ से। अपनी मजबूरी का इजहार। हाँ, कि वो कितने अकेले हैं अपनी उस जिम्मेदारी में। और इसका छोटे भाई पर क्या असर होता है? जादू की तरह। बिल्कुल। बड़े भाई की ये बातें सुनकर, उनके इस त्याग को समझकर, छोटे भाई को पहली बार अपनी गलती का, अपनी सोच के छोटेपन का एहसास होता है। अच्छा। यहाँ लिखा भी है कि उसी वक्त छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए सच्ची श्रद्धा, असली इज्जत पैदा होती है। उसे समझ आता है कि वो डांट के पीछे कितना प्यार, कितनी फिक्र थी। और फिर जो होता है वो तो सबसे कमाल का है। हाँ, वो तो बड़े भाई साहब क्या करते हैं? वो खुद उस कटी पतंग की डोर पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ भागने लगते हैं। हाँ। छोटा भाई पीछे पीछे। है ना कमाल का सीन? ये दिखाता है कि उस गंभीर, जिम्मेदार बड़े भाई के अंदर भी एक बच्चा है जो अभी भी जीना चाहता है। सही बात है। उनकी भी इच्छाएं हैं। ये सीन सिर्फ छोटे भाई को नहीं बदलता, ये बड़े भाई के कैरेक्टर को भी एकदम मानवीय बना देता है। वो सिर्फ नसीहत देने वाले बड़े भाई नहीं रह जाते। हाँ, एक इंसान नजर आते हैं अपनी इच्छाओं और मजबूरियों के साथ। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। तो
इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं इस कहानी से और इस एनालिसिस से? देखिए, कई चीजें हैं। पहली तो यही कि जिम्मेदारी का बोझ इंसान को कैसे कैसे बदल देता है। बड़े भाई साहब का उदाहरण है। हाँ। दूसरी बात, वो किताबी ज्ञान और जिंदगी के अनुभव का बैलेंस कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक चीज काफी नहीं है। सही। तीसरी कि भाई शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का असली मतलब क्या हो, सिर्फ नंबर लाना या सच में कुछ समझना, सीखना। और वो जो तनाव है, बड़े भाई की सख्ती और छोटे भाई की आज़ादी की चाह, उसके बीच शायद एक संतुलन की तलाश है कहानी में। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? कि बड़े भाई साहब मानते थे कि अनुभव सबसे बड़ा टीचर है और उनका कंट्रोल, उनकी डांट छोटे भाई के भले के लिए थी, और शायद थी भी, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन क्या डर से, दबाव से सीखा गया अनुशासन या ज्ञान उतना ही असरदार, उतना ही टिकाऊ होता है जितना कि अपनी मर्जी से, खुशी से, जिज्ञासा से सीखा गया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, आज के टाइम में जब सीखने के इतने अलग अलग तरीके हैं, हम ये अनुभव और फॉर्मल एजुकेशन का सही मिक्स कैसे बना सकते हैं? जो प्रेमचंद ने सवाल उठाया था, क्या बड़े भाई साहब का तरीका आज भी कहीं फिट बैठता है या बिल्कुल नहीं? सोचने वाली बात है, यकीनन। प्रेमचंद की कहानी देखिए, इतने साल बाद भी कितनी रेलेवेंट है। बिल्कुल। हमें रिश्तों पर, जिम्मेदारियों पर और सीखने सिखाने के तरीकों पर आज भी सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। चलिए, उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।